नमस्ते। तो आज मैं एक लंबी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ और ये कहानी है मिथिलेश्वर द्वारा लिखित हरिहर काका की। एक पंक्ति में केवल लेखक का परिचय अगर मैं नहीं बताऊंगी तो नाइंसाफ़ी होगी। तो मिथिलेश्वर का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले में बैष्टीय गांव में हुआ था। इन्होंने हिंदी में एमए किया, पीएचडी की और वर्तमान में आरा में रीडर के पद पर कार्यरत हैं। अध्यापन को इन्होंने अपना क्षेत्र चुना। कई कहानियों और उपन्यासों में पुरस्कारों से नवाजे गए मिथिलेश्वर ने इस हरिहर काका नाम की कहानी में ग्रामीण क्षेत्र में बुजुर्गों की क्या स्थिति है, इस दर्द को बखूबी उकेरा है। तो कहानी सुनने की मानसिकता के साथ आप बैठिए। ये कहानी एक लघु उपन्यास है। लघु उपन्यास मतलब उपन्यास का छोटा रूप और कहानी का एक बहुत विशाल रूप। कम से कम 20 या 25 पेजों में आपकी ये कहानी है, जिसे मैं कोशिश करूंगी कि अपने इस 12 या 15 मिनट के इस वीडियो में मैं इसे समाप्त कर दूं। तो चूंकि कहानी का नाम हरिहर काका है, इसलिए कहानी हरिहर काका के इर्द गिर्द ही घूमती है। हरिहर काका, काका, इनको सब गांव के लोग काका कह के पुकारते हैं, इसलिए काका के नाम से प्रसिद्ध हो गए। हरिहर इनका नाम है। इनके अपने परिवार में हरिहर को मिलाकर 4 भाई हैं। तो हरिहर और इनके 3 भाई, भरा पूरा परिवार है, संयुक्त परिवार है। मिथिलेश्वर जो लेखक हैं वो हरिहर काका से बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। मिथिलेश्वर को उनकी माँ बताती हैं कि बचपन में हरिहर उनको गांव में कुछ भी हो उसे दिखाने के लिए ले जाया करते थे, अपने कंधे पर बिठाया करते थे, बहुत प्यार करते थे। और इसका कारण क्या था? कारण था कि हरिहर की 3 भाइयों की पत्नियां थीं, भरा पूरा परिवार था, लेकिन हरिहर के 2 विवाह हुए, 2 शादियां हुई, लेकिन दोनों ही पत्नियां निसंतान अर्थात बिना बच्चे को जने ही स्वर्ग सिधार गईं। बच्चे के प्रति एक मोह था और मिथिलेश्वर से जुड़ाव का यही कारण था। तो ये तो हरिहर का संक्षिप्त सा परिचय हुआ। इनके पास जो इस कहानी की जड़ है, इस कहानी का इर्द गिर्द जो ताना बाना बुना जाता है, वो है हरिहर के परिवार के पास जो 60 बीघा जमीन है। 60 बीघा एक बहुत बड़ी जमीन होती है, जिसमें 4 भाइयों के पास 15-15 बीघा हिस्से में आनी है। अब चूंकि हरिहर का कोई परिवार नहीं है, इसलिए सभी भाइयों के मन में ये बैठा हुआ है कि हरिहर अपनी जमीन किसको देंगे? आखिर तो भाइयों को या भाइयों के बच्चों को ही देंगे। हरिहर भी अपने परिवार में खुश हैं, 2 वक्त की रोटी मिलती है, खेत खलिहान पर जाते हैं, भाइयों के साथ काम करते हैं। लेकिन उन्हें जब कभी उनकी तबीयत खराब होती या जब कभी हारी बीमारी होती, तो जहाँ उनकी सेवा और तीमारदारी के लिए कोई नहीं होता, तब उन्हें अपनी पत्नी और परिवार की बड़ी याद आती। और उसी समय भाइयों को देखते कि भाइयों की पत्नियां कैसे पंखा झलके किस तरह उन्हें भोजन कराती हैं, और हरिहर तो बेचारे अकेले, फिर भी जिंदगी चल रही है। इसी गांव में एक ठाकुरबाड़ी है। ठाकुरबाड़ी मतलब एक विशाल मंदिर, कमरे, धर्मशाला के साथ, जो आपने कभी एक गांव में जो लोगों की श्रद्धा के कारण, अंधविश्वास के कारण छोटा सा मंदिर होता है और वही विशाल रूप और आकार ले लेता है, उसे ठाकुरबाड़ी कहते हैं। तो गांव में एक ठाकुरबाड़ी भी है। 3 स्थान है, 2,500-3 हजार के गांव की आबादी है। इसमें मुख्य 3 स्थान हैं। एक तो ये विशाल ठाकुरबाड़ी का मंदिर है, और एक तालाब है बड़ा सा, और इसके अलावा
पश्चिम किनारे पर एक तालाब और मध्य में स्थित है एक बरगद का पुराना वृक्ष, और पूरब में ये ठाकुरबाड़ी है। ये गांव की भौगोलिक जानकारी है। ये गांव आरा से 40 किलोमीटर लगभग दूरी पर स्थित है, और मिथिलेश्वर यहीं के रहने वाले हैं, और लेखक सूक्ष्मदर्शी भी है और संवेदनशील भी है। तो बड़ी मर्म स्पर्शी कहानी को उन्होंने इस घटना से लिख डाला। घटना क्या है कि अपनी दिनचर्या में मस्त हरिहर अपने जीवन को बिता रहे थे कि अचानक एक दिन तूफान आ जाता है उनके जीवन में। किस तरह का तूफान? क्या होता कि हरिहर के छोटे भाई के बच्चे जो शहर में पढ़ते हैं वो गांव आए हुए थे। बच्चों के साथ उसका दोस्त भी आया था। अब चूंकि हरिहर का दोस्त आया था इसलिए घर परिवार में बहुत अच्छा भोजन बनाया गया। मिठाई, रबड़ी, रायता, बूंदी, पूड़ियाँ। दिन भर से अपने कमरे में लेटे हरिहर को खुशबू आ रही थी, और हरिहर को लग रहा था अब भोजन के लिए बुलाएंगे और कम से कम आज मित्र के बहाने ही सही पर भोजन अच्छा मिलेगा। लेकिन जब हरिहर भोजन करने जाते हैं और हरिहर के सामने जो थाली आती है उसमें वही बासा भात, ठंडा भात, वही मट्ठा, अचार और ठंडी रोटी। हरिहर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। हरिहर बीच दालान में थाली झन्न से फेंक देते हैं, और जैसे ही थाली की आवाज़ आती है कमरों में जो बहू बेटियां और जो बच्चे घर में हैं वो सब बाहर निकल आते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ। और यहाँ थाली फिकी और हरिहर ने जोर से बोलना शुरू किया कि तुम लोग समझते क्या हो? मैं अपनी कमाई के बल पर अच्छे नौकर रख लूं और बढ़िया भोजन करूं, और तुमने मुझे नौकर जैसा समझ रखा है। इधर हरिहर चिल्लाते जा रहे हैं, और उसी समय दालान में ठाकुरबाड़ी के पुजारी जी वार्षिक हुमार लेने के लिए आए हैं। वार्षिक हुमार अर्थात वर्ष भर में हवन के लिए जो सामग्री एकत्रित की जाती है घरों से, वो सामग्री लेने, वो सीधा लेने के लिए आए हैं, और वो सामने नज़ारा देखते हैं। अब जब वो ठाकुरबाड़ी लौटते हैं तो वो आंखों देखा है सारा वर्णन महंत जी को। महंत जी ठाकुरबाड़ी के हेड, सबसे बड़े व्यक्ति। गांव के कुछ लोग ठाकुरबाड़ी के लिए महंत और पुजारी का चुनाव करते हैं हर 3 या 4 साल में, तो ये महंत वही हैं। अब महंत को जब पुजारी जी वो पूरी कहानी सुनाते हैं, जो घटना सुनाते हैं हरिहर काका के यहाँ की, महंत के कान खड़े हो जाते हैं। कान खड़े होना अर्थात सतर्क हो जाते हैं, और उनके मन में एक विचार पैदा होता है कि अब हमें मिला एक मौका, और इस मौके पर अपना उल्लू सीधा करना चाहिए। उल्लू सीधा मतलब अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए इससे शुभ मुहूर्त नहीं होगा। हरिहर को ठाकुरबाड़ी बुलाकर और उसको अपने तरीके से बरगलाना चाहिए। और निकल पड़ते हैं महंत जी, राम नाम का चोला डाल के, कुछ अपनी ज़रूरी चीज़ें लेकर हरिहर के घर की तरफ जाते हैं। यहाँ ठाकुरबाड़ी से निकलकर वो हरिहर के घर की ओर जा रहे हैं, और वहाँ हरिहर भी गुस्से में घर से निकलकर खलिहान की ओर जा रहे हैं। तो बीच रास्ते में ही महंत की हरिहर काका से मुलाकात हो जाती है। अब हरिहर को महंत जी बड़े प्यार से समझाते हुए, बातें करते हुए ठाकुरबाड़ी में ले आते हैं। लेखक कहते हैं कि ठाकुरबाड़ी यूँ तो मनोरंजन का भी स्थान है और धर्म का भी स्थान है। कभी कभी हरिहर काका भी जाते हैं और मिथिलेश्वर भी जाते हैं, लेकिन मिथिलेश्वर को वहाँ के साधु संतों का रहना फूटी आँख नहीं सुहाता। उन्हें लगता है कि ये लोगों को धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बनाते हैं, काम नहीं करते, और अकर्मण्यता के साथ आलस्य को बढ़ावा देते हुए विलासतापूर्ण जीवन जीते हैं। तो ये चूँकि मिथिलेश्वर शहर में रहते हैं,
इसलिए उनका विजन खुल चुका है और उन्हें लगता है कि इस तरह की धार्मिक संस्थाओं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और वो हरिहर से अपने विचार साझा करते हैं, क्योंकि हरिहर से उनकी न केवल एक काका का रिश्ता हो गया है, एक वैचारिक दोस्ती भी हो गई है। वैचारिक दोस्ती अर्थात उम्र का भले ही कितना फासला हो, लेकिन जिससे हमारे विचार मिलने लगते हैं उससे हम अपने मन की सारी बातें साझा करने लगते हैं। और यही कारण है कि हरिहर भी यूं तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन मिथिलेश्वर से विचारों का आदान प्रदान करते करते उनका भी विजन खुल गया है, उनका भी दृष्टिकोण व्यापक हो गया है। तो यूं उन्हें भी धार्मिक संस्थाओं पर कोई विशेष आस्था नहीं है, लेकिन आज उनकी दुखती रग पर महंत ने हाथ रखा है और महंत मौके की तलाश में थे। उन्होंने उनको समझाया, और उन्होंने किस तरह से समझाया, इसके लिए मैं इसी पैराग्राफ को आपके सामने पढ़ना चाहूँगी कि किस तरह से महंत ने उनको बरगलाया, कैसे उन्होंने लोक परलोक का वास्ता दिया। तो उन्होंने कहा कि हरिहर, क्या रखा है इस परिवार में, क्या रखा है इस मोह में। तुम्हारे पास तो इतनी ज़मीन है और तुम्हारे किसी पाप का ही परिणाम होगा कि जो तुम्हारे खुद की दोनों पत्नियां निसंतान ही स्वर्ग से धार गई। अब तो तुम कम से कम अपना ये जीवन सार्थक कर लो। इस संसार में सारे रिश्ते केवल स्वार्थ के हैं, सारे स्वार्थ के ही रिश्ते हैं, और जब तक स्वार्थ है, जब तक उनकी ज़मीन पर आंखें हैं, तभी तक वो तुम्हें भोजन दे रहे हैं। जिस दिन तुम ये ज़मीन उनके नाम कर दोगे, कोई दो रोटी देने वाला भी नहीं होगा। हरिहर ध्यान से सुनते हैं उनकी बातें, और दुख में जब कोई सहानुभूति जताता है तो वो बातें सच भी लगती हैं। लेकिन हरिहर एकदम से कुछ बोलते नहीं हैं। फिर महंत पुजारी को और ठाकुरबाड़ी के और लोगों को इशारों में भी और बोल के भी बहुत अच्छा भोजन तैयार करवाते हैं। हरिहर को मालपुए, रसमलाई, सारा अच्छा प्रबंध, गरम गरम पूड़ियाँ, बहुत अच्छे तरीके से उनकी भोजन की थाली सजाई जाती है। उनके लिए बहुत अच्छा बिस्तर लगा दिया जाता, शाम को भजन कीर्तन का पाठ कर दिया जाता। यूँ कहें कि हरिहर ने अपने जीवन में सबसे अच्छी दिन ये दिन बिताया, सबसे अच्छा भोजन इस दिन किया, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन जैसे ही खलिहान से हरिहर के भाई घर लौटते हैं तो उनका सारी कहानी सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सबसे पहले तो वो अपनी पत्नियों को डांटते हैं, फटकारते हैं सबको, फिर कमरे में ले जाके बड़े प्यार से समझाते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर 2 जून की रोटी उन्हें लगा दो, तो एक थाली ही तो लगाना है, और वो कितनी ज़मीन तुम्हें या तुम्हारे बच्चे के नाम कर जाएंगे, कभी सोचा है? मतलब उन्हें हरिहर से प्यार था। क्या समझ में आ रहा है आपको? प्यार नहीं, उनका स्वार्थ बोल रहा था। 15 बीघा ज़मीन पर उनकी आंखें थी, और इस तरह तीनों भाई मिलकर ठाकुरबाड़ी जाते हैं, और फिर ठाकुरबाड़ी जाकर खूब मनुहार करते हैं। हरिहर से घर लौटने के लिए कहते हैं, समझाते हैं कि ऐसा किसके घर में नहीं होता, जहाँ 4 बर्तन होते हैं तो बजते ही हैं, और हरिहर को मना लेते हैं। लेकिन ठाकुरबाड़ी के महंत को जब ये लगता कि कहीं हरिहर लौट ना जाए, तो वो बीच में आके बोलते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा अगर एक दिन हरिहर हमारी ठाकुरबाड़ी में रुक लेगा, तो धर्म की ही तो बातें सुनेगा, उसका अशांत मन शांत हो जाएगा। आज तुम लोग जाओ और कल लेके जाना। अब वो खाली हाथ लौट आते हैं। हरिहर रात में ठाकुरबाड़ी के संत और अधिक उन्हें संसार का, लोक का, परलोक का वास्ता देके जितना बहला सकते हैं बहलाते हैं। लेकिन अब हरिहर असमंजस में है कि भाइयों का प्यार, अपना परिवार और ये ठाकुरबाड़ी के संत, लेकिन हरिहर अपना कुछ विचार प्रकट नहीं करते। भाई वापस आते हैं और
हरिहर को मनाकर घर ले जाते हैं। अब हरिहर का थोड़ा थोड़ा विजन खुल जाता है और ये तो उन्हें समझ में आ जाता है कि ठाकुरबाड़ी के महंत की नज़र भी 15 बीघे ज़मीन पर है और भाइयों की भी 15 बीघा ज़मीन पर ही नज़र है। सारे रिश्ते स्वार्थ के हैं। तो घर जाकर उनका बड़ा स्वागत सत्कार होने लगता है और उन्हें मज़ा आ जाता है कि जीवन में तो बड़ा परिवर्तन आ गया। वहाँ महंत भी हाथों हाथ लेते हैं और इधर घर के भाई लोग भी, घर की बहुएं लाइन पर आ जाती हैं बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता है कि ठाकुरबाड़ी के महंत को लगता कि कहीं हाथ आई शिकार कहीं चला ना जाए, और एक दिन वो अपने पूरे विकृत रूप में सामने आ जाते हैं। वो ठाकुरबाड़ी, गांव के लोग दो हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ लोग ठाकुरबाड़ी का फेवर करते हैं और कुछ लोग हरिहर के पक्ष में बोलते हैं। कुछ को लगता है क्या रखा है जीवन में, क्यों इतना मोह में पड़े हुए हैं, क्यों ये अपनी ज़मीन को ठाकुरबाड़ी को नहीं दे देते। और ठाकुरबाड़ी के जब महंत को लगता कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला, सीधी उंगली से बात नहीं बनेगी, तो वो क्या करते, कुछ साधुओं को, कुछ महात्माओं को, कुछ अपने पक्ष वाले लोगों को किसी और रूप में भेजते हैं आधी रात को और हरिहर का अपहरण करवा लेते हैं। अपहरण के बाद घटना बिल्कुल परिवर्तित हो जाती है। उन्हें ठाकुरबाड़ी में लाते हैं। शहर, पूरे गांव में शोर हो जाता है। भाई ढूंढने जाते हैं। उधर महंत पहले से ही भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। पुलिस में सूचना जाती है, शिकायत होती है। पुलिस दल बल के साथ ठाकुरबाड़ी में जाते हैं। सारे कमरों में तहकीकात की जाती है। सब जगह सन्नाटा है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन एक जगह से कराहने की थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी और जब पुलिस उस कमरे को खोलते हैं तो देखते हैं कि हरिहर के मुंह में कपड़ा, हाथ पैर बंधे हुए हैं। हरिहर बहुत कराहते हुए किसी तरह जीवन और मृत्यु से झूल रहे हैं। उस झूले में किसी तरह सांस ले रहे हैं। और जब हरिहर बताते हैं तो सब सुन के दंग रह जाते हैं कि धार्मिक संस्थाओं के लोग भी स्वार्थ के लिए और ज़मीन और पैसे के इतने लालची हो सकते हैं। वो जबरन उनसे अंगूठे के हस्ताक्षर लेना चाहते हैं और जब हरिहर तैयार नहीं होते तो वो हरिहर की इस तरह की दुर्दशा करते हैं। अब बात पूरे गांव में फैल जाती है। गांव में खबरें, वैसे भी खबरों की गति किसी और वाहन की गति से तेज होती है, एक तथ्य भी जानने की बात है। तो कानों कान पूरे गांव में एक खबर फैल जाती कि अब क्या होगा, संतों ने ऐसा क्या किया। फिर भी अंधविश्वास ऐसा है कि कुछ लोग अभी भी ठाकुरबाड़ी के ही पक्ष में बोलते हैं और कुछ घर के लोगों के पक्ष में। अब पुलिस के साथ उनके भाई उन्हें वापस घर ले जाते हैं। अब हरिहर के सामने ठाकुरबाड़ी का तो पर्दाफाश हो जाता है। उनकी गंदी स्वार्थ, लोलुपता और कड़वी सच्चाई सामने आ जाती है। अब इधर घर के लोग शुरू में तो बहुत अच्छा रखते हैं, पुलिस भी है, लेकिन जैसे ही अवसर मिलता है एक रात वो वही कारनामा करते हैं जो ठाकुरबाड़ी के महंत ने किया। अर्थात उनको हथियारों के बल पर उनसे ज़मीन हथियाना चाहते हैं। और अब हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी का सत्य तो देख ही लिया, भाइयों का स्वार्थ भी सामने है, इसलिए वो इतने साहसी हो गए कि अब उन्हें मृत्यु का डर ही नहीं है। और अंदर ही अंदर उन्होंने कसम खा ली कि मुझे किसी भी हाल में अब ये ज़मीन भाइयों को देना ही नहीं है। कहानी आगे बढ़ती है।
बढ़ती ही चली जाती है। पर कहानी के दूसरे भाग के लिए हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। कहानी बहुत रोचक है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान रखिएगा कि 4 भाषा के कौशल, सुनना, फिर घर जाके पढ़ना, फिर कुछ कठिन शब्दों को लिखना और फिर तैयार होकर बोलना, ये आपको 10वीं कक्षा में आना ज़रूरी है। तो अगले भाग के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए।